दोस्तों, तो फुल टच एजुकेशन के इस परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक, जो सबसे महत्वपूर्ण भी होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको मैं करवाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास एवं ऐतिहासिक यात्रा 1773 से 1947 तक। तो हम लोग बारीकी से एक-एक चीज़ पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको लिख रखा है, तो आप देखते चलिए, बस आपको याद होता चलेगा। चलिए, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, अधिनियम 1786 वाला, फिर चार्टर एक्ट है 1793 वाला। उसके बाद पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853। उसके बाद आएगा क्राउन का शासन, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1919 और फिर फाइनली भारत शासन अधिनियम 1919। और लास्ट में आपको जो सबसे बड़ा है भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ पे आके हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आपकी आप कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले नोट करते चलेंगे। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकृति दी गई थी, आपको पता होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध से अंग्रेजों को नींव पड़ी थी शासन की, और 1773 में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है आप देखेंगे। भारत में ये शासन प्रणाली को सुनिश्चित करता था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि पद का नाम पहला परिवर्तन हुआ। बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कराया जाने लगा। पहले गवर्नर हुआ करता था, अब ये गवर्नर जनरल बोला जाएगा। दूसरा है प्रथम गवर्नर जनरल हुआ कौन, तो ये वारेन हेस्टिंग बना जब ये चेंजिंग हुई थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसमें एक न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश 1 और 3 अन्य न्यायाधीश। और सबसे ज़रूरी बात इसमें एक है, निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत घूसखोरी हो रही थी उस टाइम, तो उपहार लेने पे जो भी गिफ्ट होता है उसको बंद कर दिया गया, और निजी व्यापार भी आप नहीं कर सकते थे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट। इसी को द्वैत शासन की शुरुआत बोला जाता है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखिए। द्वैत शासन में था कि इसमें दो दो शुरुआत हुआ, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंट्रोल जो था वो राजनीतिक कार्य था, और डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक कार्य था। जैसे कि आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, मैं इसको की पॉइंट को मैं स्टार कर देता हूँ। ये ध्यान रखिए, कंपनी का जो कमर्शियल यूज था, कमर्शियल का राजनीतिक कार्य, इसको पृथक कर दिया गया, दोनों को अलग अलग। और वाणिज्यिक व्यापार वाला अलग और राजनीति वाला अलग। तो ये मुख्य थी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आगे हमको दिखाते हैं आपको 1793 का चार्टर एक्ट और 1813, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 1793 का चार्टर एक्ट में 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया गया, और जो वेतन था भारतीयों के राजस्व से देने लगा, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अंग्रेजों को जितना भी वेतन मिलता था या भारतीयों के जो राजस्व था उसी से उन लोगों को वेतन मिलने लगा। और 1813 में जब चार्टर एक्ट पारित हुआ तो इसमें एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को व्यापार आप कर सकते थे, छोड़कर बाकी कंपनी का जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए, और ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति दे दी गई कि आप प्रचार करिए ईसाइयों का बढ़ावा देने के लिए, ईसाई धर्म का। तो ये बस इम्पोर्टेंट पढ़ते चलिए, आपको याद होता चलेगा, बस स्लाइड देखते रहिए। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन चरम पे थी, केंद्रीकरण का चरम पर था। उसके बाद फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछता है कि नया पद इसमें जनरेट हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, और प्रथम गवर्नर जनरल इस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसमें इम्पोर्टेंट था, ये ध्यान रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके स्लाइड कर देता हूँ। देखिए, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरा था विधि आयोग। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ,
और उसके बाद दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। तो ये 3 इम्पोर्टेंट था, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब चार्टर एक्ट 1853 देखते हैं। अब चार्टर एक्ट 1853 में ये था कि विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि विधायिका 12 सदस्यीय भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछता है कि मैकाले समिति 1854 के तहत ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई और नियुक्ति शक्ति जो डायरेक्टर से, कंपनी के डायरेक्टर से नियुक्ति अधिकार को छीन लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। पहला केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1853 में, सिविल सेवा मैकाले समिति 1854 में, इसमें ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं क्राउन का शासन 1858। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब इसमें जो कंपनी का शासन था वो पता ही ख़त्म कर दिया गया। अब ब्रिटिश ताज का नियंत्रण हो गया डायरेक्ट, और जो गवर्नर जनरल था भारत का वो चेंज होकर बन गया वायसराय, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय बने। अब इसमें प्रशासनिक बदलाव क्या क्या हुए, तो भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद नया निकला, उसमें 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था इसको समाप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं 1861 के अधिनियम में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखेंगे। पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑर्डिनेंस शुरू हुआ, वायसराय के आपातकाल के आदेश को जारी करने की शक्ति। उसके बाद जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी उसको पुनः मिल गई, और प्रतिनिधित्व था वो वायसराय के परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारत का नामांकन। तो वायसराय के परिषद में भारतीय भाग ले सकते थे। ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम में चालू हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 1892 संसदीय प्रणाली की ओर एक कदम। इसमें देखिए 1892 के परिषद अधिनियम सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, परोक्ष निर्वाचन जिसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछ देता है कि निर्वाचन पद्धति का शुरुआत 1892 में। बजट पर अधिकार, तो सदस्य को बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में मिला। उसके बाद आप देखेंगे कि व्यवस्थापिका सभाएं केवल परामर्शदात्री कंसल्टेंट जैसी थी, बट पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। ये बहुत बार पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता, लॉर्ड मिंटो द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। तो इसमें मुस्लिमों को अलग मतदाता के रूप में स्वीकार किया गया। यहीं से शुरुआत हुई थी सांप्रदायिकता की। और कार्यकारी परिषद, स्वतंत्र प्रताप सिन्हा जो थे वो भारतीय कार्यकारी परिषद के प्रथम सदस्य बने। केंद्रीय परिषद में 16 से बढ़कर 60 संख्या हो गई थी, और पूरक प्रश्न और लोकहित के चर्चा पर अधिकार मिलने लगा था, जो पिछले एक्ट में नहीं था। वो इसमें आपको पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। यही बस ध्यान रखेंगे। तो यहीं से जड़ शुरू हुआ था, मुस्लिम और सामान्य वर्ग में 2 पार्ट कर दिया गया, और यहीं से विभाजन का कारण भी माना जाता है भारत का। अब इम्पोर्टेंट आता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का एक्ट। तो इसमें देख रहे हैं प्रांत को एक आरक्षित और एक हस्तांतरित 2 वर्ग में बांटा गया। रिजर्व में पुलिस, लॉ ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू, और हस्तांतरित में एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको आप ध्यान रखेंगे, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई, डायरकी शासन, और केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था। यहीं से शुरुआत हुई थी राज्यसभा की और लोकसभा की। और यहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। तो ये पूछ देता है कि किस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, उसमें था कि अप्रत्यक्ष था, बट इसमें प्रत्यक्ष था। और लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव आया, और इसमें विभाजित कर दिया गया संघ सूची को 59 विषयों में, राज्य सूची को 54 विषयों में, और समवर्ती सूची को 36 विषयों में। और यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और स्वायत्त शासन लागू हो गया। जो आप देखे होंगे कि 1919 वाले में द्वैत शासन लागू था उस प्रांतों में, उसको हटा दिया गया
और यहाँ पे ऑटोनॉमस रूल लागू कर दिया गया। हाँ, बट ये ध्यान रखेंगे केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1935 का अधिनियम में प्रमुख संस्थाएं, तो आप ध्यान रखेंगे संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापना, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 न्यायाधीश। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 का अधिनियम में, आप ध्यान देंगे। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस एक्ट को नेहरू जी ने बोला था कि गुलामी का एक्ट है, गुलामी का अधिकार पत्र बोला था, और बिना इंजन की गाड़ी का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है कि नेहरू जी ने बिना इंजन की गाड़ी और गुलामी का अधिकार किस पत्र को कहा था, तो 1935 के अधिनियम को बोला था। चलिए अब क्रिप्स मिशन 1942 देखते हैं। तो 1942 के क्रिप्स मिशन में युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन और डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव आया। क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत ने स्वीकार नहीं किया। अस्वीकृति का कारण ये था कि ये लोग जो प्रस्ताव लेके आए थे युद्ध के बाद संविधान सभा गठन और डोमिनियन स्टेट का, तो गांधी जी ने इसको बोला था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अंग्रेजों को विश्वास नहीं किया जा सकता, और पृथक पाकिस्तान के मांग को स्वीकार न करने के कारण भी इसे अस्वीकार कर दिया गया, जो मुस्लिमों का पक्ष था। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के जैसा कोई शब्द था ही नहीं, ये लोग तो डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे, और युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करने को बोले थे, तो ये चीज़ की वजह से रिजेक्ट किया गया। अब आते हैं कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा का जब गठन हुआ, तो इसमें टोटल 389 सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी रियासतें 93 थी, ब्रिटिश भारत 296, जिसमें देखिए क्रिप्स कैबिनेट मिशन जो 1946 है, इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये पूछता है, ये तीनों सदस्य का नाम आप ध्यान रखेंगे। और प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्ति का बात हुआ था। तो ये था कैबिनेट मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। और अब आते हैं फाइनली अंतरिम सरकार और स्वतंत्रता। तो आप देखेंगे कि 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गठन 2 सितंबर 1946 से, डेट भी याद रखेंगे 2 सितंबर। नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, और टोटल सदस्य थे 54, लीग सदस्य के लेके 14। और भारतीय अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांट दिया गया, और ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति और संप्रभुता का हस्तांतरण हो गया। तो कंक्लूजन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक बार, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आप एक बार रिकॉल कर लीजिए 1773 में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में, ये 1786 का अधिनियम आया। फिर चार्टर एक्ट 1793 में, भारत शासन अधिनियम 1858 में, चार्टर एक्ट 1853 में, फिर चार्टर एक्ट आया 1833 में, फिर चार्टर एक्ट आया 1813 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, ये 1892 का भी परिषद अधिनियम है। फिर पार्लियामेंट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, फिर आया 1935 का भारत शासन अधिनियम, और फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सबसे बड़ा 1935 का भारत शासन अधिनियम था। तो देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से स्वतंत्रता 1947 तक का सफर भारतीय संविधान की नींव थी। इसमें संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचा और न्यायपालिका का विकास का परिणाम है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।